फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट एथिक्स की। जो फर्स्ट है रूल नंबर 8 में कंपनी अकाउंट्स रूल 2014 में चेंज आया है। इसमें हमने एक और जो बोर्ड रिपोर्ट हमारी बनती थी, बोर्ड रिपोर्ट में जो पहले वाले कंटेंट था, प्रोविज़न है, वो सेम है। उसके साथ में एक प्रोविज़न और ऐड कर दिया गया है। वो प्रोविज़न है, अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस कंपनी में अपॉइंट हो रहा है तो बोर्ड का ये काम है, बोर्ड एक स्टेटमेंट और डाल देंगे अपनी बोर्ड रिपोर्ट में रिगार्डिंग ओपिनियन ऑफ द बोर्ड विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या इंटीग्रिटी है, किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, कितने एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ से एक्सपीरियंस किया है, और जो उसने ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट हम लॉन्च किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, उसमें उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, यानी कि फ़र्स्ट टाइम में क्लियर हुआ या सेकंड या उसके बाद में क्लियर हुआ। तो उसके रिगार्डिंग अपना जो ओपिनियन है, अपनी ओपिनियन बोर्ड रिपोर्ट में वो डाल देगी, जिससे एक डिस्क्लोजर हमारा हो जाएगा। तो ये एक अमेंडमेंट है जून 20 के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी वेटेज यार 20 मार्क्स तक की हो सकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छे अमेंडमेंट है, तो आने के 100% चांस हैं। उसके बाद रेगुलेशन 31 जो टेक ओवर रेगुलेशन है, उनमें एक चेंजेज आया है। उसमें यह कि जो प्रोमोटर थे एवरी टारगेट कंपनी के, उनको ईयरली डिक्लेरेशन देनी होगी दैट अलोंग विद पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, यानी उन्होंने अपने पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट के साथ मिलकर के हैज़ नॉट मेड एनी इनकम्बरेंस, यानी जो भी उनके पास सिक्योरिटी शेयर थे उन पर इनकम्बरेंस नहीं किया। इनकम्बरेंस एक तरह से अपनी सिक्योरिटी को मॉर्गेज करना या उन पर कुछ लोन वगैरह कुछ ले लेना, इस टाइप से। तो इनकम्बरेंस नहीं किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर देन दोज डिस्क्लोज्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी हम यहाँ पे बात करें फाइनेंशियल ईयर एंड की, तो ये डिक्लेरेशन दे देगा कि भाई मैंने जो मैं ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुका हूँ उसके बाद में मैंने कोई भी इनकम्बरेंस नहीं किया है। और डिक्लेरेशन कब देनी है? विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी अगर हम 31 मार्च 2020 को हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है, तो हमें 7 अप्रैल 2020 तक ये देनी होगी। किसको देनी है? एवरी स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर भी टारगेट कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं, और टारगेट कंपनी की ऑडिट कमेटी को भी ये डिक्लेरेशन देनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी सेकंड अमेंडमेंट फॉर एथिक्स। तो देखते हैं थर्ड अमेंडमेंट। थर्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है। थर्ड अमेंडमेंट जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डाटा बैंक में एडिंग के रिलेटेड। ये रूल 6 है फॉर कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल। रूल 6 के अकॉर्डिंग, तो पहले कुछ इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जो इम्पेनलमेंट यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज स्टार्ट हुआ था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, तो ये स्टार्ट हो गया था 1 दिसंबर 2019 से, और इसकी एंड डेट है 30 जून 2020। और इसके जो ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्टार्ट तो हुए थे 1 मार्च से, यानी आप कंडक्ट कर सकते थे 1 मार्च से, लेकिन अगर आप चाहते थे स्लॉट बुक करना फ़ी पे करके, तो आप कर सकते थे 2 दिसंबर 2019 से। और मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस टेस्ट भी अगर आप करना चाहते हैं तो 2 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। 2 दिसंबर के बाद से तो आप कभी भी इनको कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट जो टेस्ट हमारा वो स्टार्ट हो गया था 1 मार्च 2020 से, और कंपनी यानी कॉरपोरेट उस डाटा को एक्सेस कर सकती हैं, डाटा बैंक को, फ्रॉम 4 मार्च 2020। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेट थी। ये लास्ट की 2 डेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फ्रेंड देखने की कौन व्यक्ति लायबल होगा डाटा बैंक में अपना नाम इंक्लूड कराने के लिए। तो यहाँ पे आ रहा है एवरी इंडिविजुअल अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हर वो इंडिविजुअल जो अपॉइंट हुआ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस नोटिफिकेशन, और दिस नोटिफिकेशन की कमेंसमेंट डेट है 1 दिसंबर 2019। तो अगर कोई पर्सन
ऑन और बिफोर अपॉइंट हुआ है तो उसको क्या करना होगा, सेल विद इन 3 मंथ फ्रॉम सच कमेंसमेंट, यानी 1 दिसंबर 2019 से विद इन 3 मंथ ऑनलाइन अप्लाई करना है डाटा बैंक के लिए। कितने पीरियड के लिए हम एक साथ कर सकते हैं डाटा बैंक में इंक्लूड, हम 1 साल के लिए भी कर सकते हैं या 5 साल के लिए भी या लाइफ टाइम के लिए भी। 1 साल की फ़ीस फ्रेंड बता दूं तो 5000 प्लस GST है, तो उसके अकॉर्डिंग 5 साल की फिर मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी जो पर्सन ऑन और बिफोर अपॉइंट हो चुका है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल अपॉइंट होना चाह रहा है, यानी इंटेंड्स टू गेट अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आफ्टर सच कमेंसमेंट, तो उसको अपॉइंट होने से पहले अप्लाई करना पड़ेगा डाटा बैंक में 1 साल के लिए, 5 साल के लिए या लाइफ टाइम के लिए। लेकिन अगर कोई पर्सन अभी अपॉइंट भी नहीं होना चाह रहा या उसके पास डिन भी नहीं है तो वो भी वॉलंटरी जो है अप्लाई कर सकता है डाटा बैंक के लिए। यहाँ पे बात की गई थी मैंडेटरी, यानी कि जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है और जो अपॉइंट होने जा रहा है उनके लिए मैंडेटरी प्रोविज़न है। लेकिन ना ही कोई अपॉइंटेड है और ना ही वो अपॉइंट होने जा रहा है अभी, हो सकता है फ्यूचर में जाए, 2 साल बाद जाए, 1 साल बाद जाए, तो ये 4 महीने बाद जाए, तो वो वॉलंटरी जो है अपनी इच्छा से अप्लाई कर सकते हैं डाटा बैंक में। और फ्रेंड्स, रूल नंबर 6 का सब रूल 2 है, जिस भी इंडिविजुअल का नेम डाटा बैंक में इंक्लूड हो चुका है और जितने टेन्यूर के लिए उसने अप्लाई किया था वो उसका टेन्यूर कंप्लीट हो गया है, तो सब रूल 2 में एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल की मेनली बात की गई है, यानी उसको रिन्यू कराना होगा एप्लीकेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 5 ईयर और लाइफ टाइम। यानी पहले उसने लाइफ टाइम के लिए नहीं लिया था, 1 ईयर या 5 ईयर के लिए लिया था, तो उस केस में उसको अपनी एप्लीकेशन रीन्यू करानी होगी अपना टाइम पूरा होने के बाद। कितने टाइम में रीन्यू की एप्लीकेशन देनी होगी, विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ अपॉइंटमेंट पीरियड, तो 30 डेज में ये देनी होगी। अगर वो नहीं दे पाया तो उसका नाम जो है रिमूव कर दिया जाएगा डाटा बैंक से। अगर उसने फर्स्ट केस में ही सब रूल 1 में लाइफ टाइम फीस पे कर दी थी, यानी लाइफ टाइम मेंबरशिप ले ली थी, तो उसको कोई रिन्यूअल की एप्लीकेशन नहीं देनी होगी। सब रूल 3 में एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी होगी कंप्लायंस की, कि मैंने रूल 1 और रूल 2 कंप्लाई किए हैं, यानी कि अगर रिन्यू की डेट आती है तो मैंने रिन्यू कराया है और डाटा बैंक में अपना नाम इंक्लूड करा रखा है। ये कंप्लायंस रिपोर्ट कब देनी है, ये तब देनी है जब सेक्शन 149 सब सेक्शन 7 में वो डिक्लेरेशन देता है DIR 8 और MBP 1 में, यानी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के टाइम पे या कभी भी उसके इंटरेस्ट में कुछ चेंज आता है, तभी वो रूल नंबर सब रूल 1 एंड सब रूल 2 के रिगार्डिंग भी कंप्लायंस डिक्लेरेशन देगा। सब रूल 4 में बात की गई है ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की, जिसको शॉर्ट में OP सेट भी हम बोलते हैं। तो देखते हैं ये कब पास करना है। एवरी इंडिविजुअल हुज नेम इज इंक्लूडेड इन डाटा बैंक, जिसका नाम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसको OP सेट पास करना होगा विद इन 1 ईयर। उसका नाम इंक्लूड होने के विद इन 1 ईयर में उसको OP सेट जो है पास करना होगा। OP सेट पास करने के लिए कुछ एग्जेम्पशन दी गई हैं, यानी डाटा बैंक में तो हर किसी को इंक्लूड कराना पड़ेगा, जो डायरेक्टर बन रहा है या ऑलरेडी डायरेक्टर है उसको फी भी पे करनी पड़ेगी। लेकिन ये OP सेट यानी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा कुछ लोगों के लिए। ये एग्जाम्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी सेक्शन यार 10 नंबर की भी पूछी जा सकती है ये वाला रूल। तो वो लोग एग्जाम्ड हैं जिनको एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स का। 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस कहाँ पर है, या तो किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में है जिसकी पेड अप कैपिटल 10 CR और मोर है, तो उसको कोई OP सेट पास करना नहीं होगा। यानी ऐसा कोई पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर इन ए लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग ए पेड अप कैपिटल ऑफ 10 CR और मोर। तो एग्जाम्शन ये 5 नंबर में ये भी पूछी जा सकती है, सिर्फ एग्जाम्शन या सिर्फ OP सेट के रिगार्डिंग ये 2 प्रोविज़न।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो फ्रेंड्स, अगर कोई पर्सन 2 कंपनीज में डायरेक्टर है, यानी कि पिछले सालों में, पिछले 10 ईयर में वो 2 या 4 या 5 कंपनी में डायरेक्टर था, तो मैं क्या उसका एक्सपीरियंस अलग अलग काउंट करूँगा? यानी मिस्टर ए डायरेक्टर था 4 कंपनी में फॉर 2 ईयर, तो उसका एक्सपीरियंस क्या मैं 8 साल का काउंट करूँगा? नहीं, सिर्फ एक कंपनी में काउंट किया जाएगा, यानी कि उन चारों में हम एक ही काउंट करेंगे। अगर 4 साल के लिए 4 कंपनी में था तो सिर्फ हम 4 ईयर का उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा। और ओपी सेट यानी टेस्ट को पास करने के लिए आपको एटलीस्ट 60% जो है एग्रीगेट में मार्क्स लाने होंगे। अगर आप 60% सिक्योर नहीं कर पाए तो आपको सेकेंड टाइम देना होगा, यानी फेल हो जाएंगे। नंबर ऑफ अटैम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है इसमें, आप कितने भी अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि फर्स्ट या सेकेंड राउंड में ही पास हो जाएं, यानी क्लियर कर जाएं, अदरवाइज अपॉइंटमेंट होंगे तो उस टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। फ्रेंड्स, अमेंडमेंट नंबर 4 है, ये चैप्टर में है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग वाले में, जो सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 34 सब रेगुलेशन 2 में है, जो है बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट के रिगार्डिंग, यानी फॉर द टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगी। कौन बनाएंगी? टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे 1000 लिस्टेड कंपनी लेंगे। और किसके रिगार्डिंग बनाएंगे? और डिस्क्राइबिंग इनिशिएटिव्स टेकन फ्रॉम एन इन्वायरमेंटल सोशल ग्रीवेंस परस्पेक्टिव, यानी उन्होंने इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, सोशल के रिगार्डिंग, समाज के रिगार्डिंग और अपने एम्प्लॉई या कंज्यूमर के ग्रीवेंस, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिगार्डिंग क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, उसके रिगार्डिंग ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे। कितनी कंपनी? 1000 लिस्टेड कंपनी। पहले, अब से अमेंडमेंट से पहले यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनी 500 थी, तो अब वो 1000 कर दी गई हैं। ये रिपोर्ट किस फॉर्मेट में बनानी है? जो फॉर्मेट सेबी ने, बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उस फॉर्मेट में। लेकिन इतनी कंपनी को तो मैंडेटरी है 1000 को, और बाकी की कंपनी वॉलंटरी बेसिस पे ये रिपोर्ट बना सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम बात करें तो एमसीए के एक नोटिफिकेशन आई थी, जिसकी डेट थी 11 अक्टूबर 2019, जिसमें इसने जो हमारा शेड्यूल 7 था, शेड्यूल 7 में CSR एक्टिविटीज़ की बात की गई है। तो CSR एक्टिविटीज़ में जो आइटम नंबर 9 था उसको चेंज करके अब कुछ इस तरीके से कर दिया गया है। पहले सिर्फ आप आइटम नंबर 9 में 2-3 ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकते थे, यानी फंड दे सकते थे, लेकिन अब कंट्रीब्यूशन टू इनक्यूबेटर्स फंडेड बाई, यानी कोई भी ऐसा बिजनेस जो फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSUs के द्वारा, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपकी CSR एक्टिविटीज़ में काउंट हो जाएगा, एलिजिबल होगा। कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़, कोई सरकारी यूनिवर्सिटी है, IITs हैं, नेशनल लेबोरेटरीज फॉर ऑटोनोमियस बॉडीज़ है, मेडिकल रिसर्च काउंसिल है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है, MITI है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी वाली, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस या टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर आप इनमें से किसी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो CSR के लिए एलिजिबल होगी, यानी डोनेशन देते हैं तो वो CSR एक्टिविटीज में आपकी काउंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। आइटम नंबर 9 शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट। उसके बाद फ्रेंड्स, ये कुछ गाइडलाइन हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, पहले MCA की नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइन थी, जो आई थी 2011 में, लेकिन उनको रिप्लेस करके अब 2019 में इसने एक नेशनल गाइडलाइन ऑन रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट पे लॉन्च की है। इट प्रोवाइड्स दैट बिजनेस शुड कंडक्ट एंड गवर्न देमसेल्व्स इन ए मैनर दैट इज एथिकल, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट। तो ये नॉर्मली फोकस करती है कि बिजनेस एथिकली
अपनी प्रैक्टिस को कंडक्ट करें, अकाउंटेबल हों और सारी प्रैक्टिसेस उनकी ट्रांसपेरेंट हो। इसमें ये 9 प्रिंसिपल्स हैं, आप ये देख सकते हैं। मैंने इनको लर्न करने के लिए एक मेमोरी टेक्निक बनाई हुई है, तो आप इनको रीड कर लें। मैं सिर्फ मेमोरी टेक्निक को डिस्कस कर लेता हूँ। तो अपने कंडक्ट एंड गवर्न करेंगे अपने आप को ये किस तरीके से, ईट के तरीके से। ईट बोले तो एथिकल, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट। और जो भी ये गुड्स एंड सर्विस देंगे वो सस्टेनेबल होंगी और सेफ होंगी। प्रमोट करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे अपने एम्प्लॉय को, अपने स्टेक होल्डर को, ह्यूमन राइट को, और एफर्ट करेंगे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का और रिस्टोर करने का। रेगुलेटरी पॉलिसी बनाएंगे जो कि ट्रांसपेरेंट होगी, और प्रमोट करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ और इक्विटेबल डेवलपमेंट, लोगों के साथ में डेवलपमेंट। और इंगेज एंड प्रोवाइड वैल्यू टू देयर कंज्यूमर, को भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग ये है मेमोरी टेक्निक। ये है रेगुलेटरी पॉलिसी के अनुसार ऑल एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स को सस्टेनेबल एंड सेफ खाना बोले तो ईट, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है मेमोरी टेक्निक के लिए, ईट मिलना चाहिए, जिससे ह्यूमन राइट्स और इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड हो, और तब कंज्यूमर वैल्यू बढ़ जाएगी। मैंने हिंदी के वर्ड इसलिए यूज किए हैं क्योंकि आपको सिर्फ इंग्लिश के लर्न रह सकें इन पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर सारे इंग्लिश के हो जाएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो फ्रेंड, रेगुलेटरी पॉलिसी के अनुसार ऑल एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर को सस्टेनेबल एंड सेफ खाना मिलना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से इसको 2-4 बार रीड कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके या नोट कर लीजिए अपनी बुक में, तो आराम से ये आपको याद हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 वो हैं जो इनमें से एक 100% आने के चांसेस हैं। उसके बाद है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल एंड रिकमेंडेशन, ऑस्ट्रेलिया 2019 यानी 2019 में आया हुआ है। इसके 8 प्रिंसिपल हैं। यह कि फाउंडेशन फॉर मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट, यानी बोर्ड की क्या क्या रूल्स, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उसके रिगार्डिंग हमने एक फाउंडेशन बना दिया। और उनको बीच बीच में जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू भी करते रहेंगे। बोर्ड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होना चाहिए जिससे कंपनी की वैल्यू में वैल्यू एडिशन हो सके। और हमें एक कल्चर बनाना होगा जिससे लोग लॉफुली एक्ट करें, एथिकली करें और रेस्पॉन्सिबल हों कंपनी के प्रति या अपने कंज्यूमर के प्रति। हमें जो हमारी कॉर्पोरेट रिपोर्ट हैं उनकी इंटीग्रिटी को सेव करना, यानी जो एक्यूरेसी थी उन रिपोर्ट्स में वो हमें बरकरार करनी है। ए अप्रोप्रिएट प्रोसेस टू वेरीफाई कॉर्पोरेट रिपोर्ट, यानी बीच बीच में हमें वेरीफाई करके देखना है कि जो हमारी कॉर्पोरेट रिपोर्ट है, यानी जो उनमें इंफॉर्मेशन जारी है वो प्रॉपर है या नहीं। हमें क्या करना है, टाइमली और बैलेंस डिस्क्लोजर करना है अपनी इंफॉर्मेशन का, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मटेरियल इफेक्ट हमारे प्राइस या वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी पे कर सकती हैं। हमें अपने सिक्योरिटी होल्डर के राइट्स को ध्यान में रखना है और उसको प्रमोट करना है। हमें रिस्क को मैनेज करना है, एक उसके लिए हमें एक साउंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाना होगा और उसको पीरियडिकली रिव्यू भी करना होगा। हमें अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर को फेयरली रेम्यूनरेशन देनी है, यानी उतनी रेम्यूनरेशन जिससे वो सेटिस्फाई हो सकें और हमारी कंपनी को छोड़कर ना जाएं। इसके लिए भी फ्रेंड्स एक मेमोरी टेक्निक बनाई है। यह है कैली कंपनी, कैलिफोर्निया का कैली ले लिया है। कैली कंपनी की कॉर्पोरेट रिपोर्ट के अनुसार उसने वैल्यू एडिशन के लिए फाउंडेशन को रिव्यू किया और रिस्क को मैनेज किया, जिससे सेव राइट्स ऑफ सिक्योरिटी होल्डर, उसके सिक्योरिटी होल्डर के राइट्स सेव हो गए और फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज को भी वो दे पाएगा। तो आप कैली कंपनी की कॉर्पोरेट रिपोर्ट को याद रख लेंगे तो ये याद आ जाएगा। कैली की मतलब है पॉइंट नंबर 3 में कल्चर ऑफ एक्टिंग लॉफुली एंड एथिकली। तो इस तरीके से याद कर लेंगे। कॉर्पोरेट रिपोर्ट यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, पॉइंट नंबर 4 है। और वैल्यू एडिशन जो हम हो जाएगी कंपनी की वो है फाउंडेशन एंड को रिव्यू, ये है पॉइंट नंबर 1। और रिस्क को मैनेज किया, ये है पॉइंट नंबर 7, जिससे स्टेक होल्डर के राइट्स हमारे सेव हो जाएंगे, पॉइंट नंबर 6। और फेयर रेम्यूनरेशन हम दे पाएंगे, पॉइंट नंबर 8 में।
कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन सिंगापुर 2018 में आया था, लेकिन ये एग्ज़ाम में अभी तक नहीं आया है, तो इसलिए मैंने कवर किया है। ये सिंगापुर में लिस्टेड सभी कंपनी में एप्लीकेबल होता है और इस कोड का कंप्लायंस करना और ऑब्जर्वेशन करना मैंडेटरी है सभी कंपनी को जो भी लिस्टेड हैं सिंगापुर में। इसमें यार आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, ये पॉइंट्स इसके एकदम कॉमन हैं। तो ये कह रहा है कंपनी हेडेड बाय द इफेक्टिव बोर्ड एंड कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल एंड वर्क। जो भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो इफेक्टिव हैं और वो कलेक्टिवली काम के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं और मैनेजमेंट के साथ मिलकर के काम करते हैं। कंपनी में अप्रोप्रिएट मिक्स है डायरेक्टर्स का थॉट्स को लेकर के या अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टाइज को लेकर के। पॉइंट नंबर 3 में क्लियर डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन बोर्ड एंड मैनेजमेंट। क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल रहेंगे बोर्ड के और मैनेजमेंट के, उसको हमने क्लियरली डिफाइन कर दिया है। अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट का डायरेक्टर को ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, यानी वो डिस्क्लोज हम कर देंगे कि किस तरीके से हम अपॉइंट करते हैं। बोर्ड टेक्स ए फॉर्मल एनुअल असेसमेंट ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस। बोर्ड कितना इफेक्टिव है तो उसके लिए एक फॉर्मल एनुअल असेसमेंट हम करेंगे। और फ्रेंड्स एक हम पॉलिसीज, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज किस तरीके से बनाई है डायरेक्टर्स को लेकर के और उनकी रेम्युनरेशन को लेकर के, वो भी डिस्क्लोज करेंगे। कंपनी को एक ऑडिट कमेटी रखना मैंडेटरी है और जो ऑब्जेक्टिवली काम करेगी, यानी कोई पक्षपात नहीं करेगी, प्रॉपर तरीके से चेक करके देखेगी। बोर्ड रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर गवर्निंग रिस्क एंड एक उसके लिए रिस्क को गवर्न करने के लिए एक साउंड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को इस्टेब्लिश किया जाएगा। सभी शेयर होल्डर को फेयरली और इक्विटेबल एक साथ देखा जाएगा और ये रेगुलरली अपने शेयर होल्डर से कम्युनिकेट करते रहेंगे, यानी कि मीटिंग्स वगैरह बुला करके उन्हें रेगुलरली करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी अमेंडमेंट एथिक्स गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।